आपके सामने दो कंपनियां हैं। पहली कंपनी आज बहुत सस्ती दिखाई देती है। उसका शेयर लगातार गिर रहा है। मार्केट उसे पसंद नहीं करता। हर तरफ से खबरें आ रही हैं कि उसका समय खत्म हो चुका है। दूसरी कंपनी, उसका शेयर पहले ही कई गुना बढ़ चुका है। मार्केट में लोग कहते हैं, अब इसमें क्या बचा है, बहुत महंगा हो चुका है, इतना ऊपर जा चुका है, अब गिरना ही है। एक सामान्य इन्वेस्टर शायद पहली कंपनी को चुनेगा। क्यों? क्योंकि उसे लगेगा मैं सस्ते में खरीद रहा हूं। लेकिन डेविड गार्डनर आपसे एक अलग सवाल पूछते हैं, सस्ता क्या है? एक गिरती हुई कंपनी का शेयर या एक ऐसी असाधारण कंपनी का शेयर जिसकी असली ग्रोथ अभी बाकी है? और यहीं से शुरू होती है रूल ब्रेकर इन्वेस्टिंग की कहानी। अध्याय 1, इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा भ्रम। स्टॉक मार्केट में बचपन से हमें एक बहुत सिंपल फॉर्मूला सुनाया जाता है, बाय लो सेल हाई। कम कीमत पर खरीदो, ज्यादा कीमत पर बेचो। सुनने में यह बिल्कुल लॉजिकल लगता है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम लो का मतलब सिर्फ कम स्टॉक प्राइस समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक RS 1000 से गिरकर RS 500 हो गया। क्या वह सस्ता है? जरूरी नहीं। अगर उस कंपनी की अर्निंग्स गिर रही हैं, कस्टमर्स जा रहे हैं, मार्केट शेयर खत्म हो रहा है, टेक्नोलॉजी पुरानी हो रही है और कॉम्पिटिटर्स उससे बेहतर काम कर रहे हैं, तो RS 500 भी बहुत महंगा हो सकता है। अब दूसरी तरफ एक कंपनी है जिसका स्टॉक RS 1000 से बढ़कर RS 2000 हो गया। क्या वह महंगा है? जरूरी नहीं। अगर कंपनी का बिजनेस तेजी से एक्सपैंड हो रहा है, उसके कस्टमर्स तेजी से बढ़ रहे हैं, उसकी इंडस्ट्री अगले 10 साल में कई गुना बड़ी होने वाली है और कंपनी उस इंडस्ट्री की लीडर बनने की स्थिति में है, तो RS 2000 भी उसके फ्यूचर के मुकाबले छोटा हो सकता है। यही फर्क है प्राइस और वैल्यू के बीच। और गार्डनर की पूरी फिलॉसफी इसी डिस्टिंक्शन पर खड़ी है। अध्याय 2, डेविड गार्डनर की सोच में असली सवाल। डेविड गार्डनर का इन्वेस्टिंग अप्रोच एक अलग तरह का सवाल पूछता है। वह सिर्फ ये नहीं पूछता, यह स्टॉक आज कितने में मिल रहा है। वह पूछता है, यह कंपनी दुनिया को किस दिशा में ले जा रही है। यह छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट आज की तस्वीर को प्राइस में डालता है। लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंपनीज अक्सर ऐसी दुनिया बना रही होती हैं जो अभी पूरी तरह दिखाई भी नहीं दे रही। आज कोई टेक्नोलॉजी छोटी हो सकती है, आज उसके यूजर्स कुछ लाख हो सकते हैं, आज उसकी रेवेन्यू मार्केट के लिए छोटी हो सकती है। लेकिन अगर वह टेक्नोलॉजी किसी बहुत बड़े ह्यूमन प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, अगर उसका अडॉप्शन तेजी से बढ़ सकता है और अगर उस कंपनी के पास उस मार्केट को डोमिनेट करने की क्षमता है, तो इन्वेस्टर के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल आज का साइज नहीं है। सवाल है, यह कंपनी कल कितनी बड़ी हो सकती है। अध्याय 3, फ्यूचर को देखना। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। गार्डनर यह दावा नहीं कर रहे कि इन्वेस्टर भविष्य को परफेक्टली प्रिडिक्ट कर सकता है। कोई भी नहीं कर सकता। फ्यूचर अनसर्टेन है, टेक्नोलॉजी बदलती है, कंज्यूमर बिहेवियर बदलता है, कंपेटिटर्स आते हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशंस बदलती हैं, कभी कभी पूरी इंडस्ट्री ही बदल जाती है। लेकिन एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर फ्यूचर की डायरेक्शन पहचानने की कोशिश कर सकता है, और यही रूल ब्रेकर माइंडसेट का पहला हिस्सा है। सोचिए, अगर आपको पता हो कि अगले 10 साल में कोई इंडस्ट्री ड्रामेटिकली एक्सपैंड होने वाली है, तो उस इंडस्ट्री की लीडिंग कंपनीज को देखना लॉजिकल होगा। अगर आपको लगता है कि कंज्यूमर्स इंक्रीजिंगली ऑनलाइन होंगे, तो डिजिटल बिजनेसेस इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कंप्यूटिंग लगातार सस्ती और पावरफुल होगी, तो उस ट्रेंड से फायदा उठाने वाली कंपनीज इंटरेस्टिंग हो सकती हैं। अगर आपको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन या बायोटेक्नोलॉजी ये दुनिया के बीडीडी हिस्से को बदल सकती है, तो इन्वेस्टर का काम सिर्फ आज के विनर्स देखना नहीं होना चाहिए। उसे यह देखना चाहिए कि अगले विनर्स कहां पैदा हो सकते हैं।
अध्याय 4 रूल ब्रेकर आखिर है क्या? अब नाम पर आते हैं। रूल ब्रेकर, क्या इसका मतलब है कि गार्डनर इन्वेस्टर्स को हर रूल तोड़ने के लिए कहते हैं? नहीं, यह सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होगा। रूल ब्रेकर का अर्थ है ऐसी कंपनीज और ऐसी इन्वेस्टिंग आइडियाज को पहचानना जो कन्वेंशनल असम्पशंस को चैलेंज करती हैं। मार्केट में कुछ बिलीफ्स बहुत कॉमन होते हैं, जैसे तेजी से बढ़ चुका स्टॉक अब नहीं बढ़ सकता, हाई वैल्यूएशन हमेशा खराब होती है, जो कंपनी अभी प्रॉफिट नहीं बना रही उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, नई इंडस्ट्री बहुत रिस्की है, जो स्टॉक गिर चुका है वह बार्गेन है, प्रॉफिट हो गया तो बेच देना चाहिए। गार्डनर इन स्टेटमेंट्स को ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट नहीं करते। वह पूछते हैं, क्या यह हमेशा सच है? और इन्वेस्टिंग में यही सवाल बहुत पावरफुल है। अध्याय 5 मार्केट हमेशा सही नहीं होता। स्टॉक मार्केट को अक्सर एफिशिएंट कहा जाता है, लेकिन गार्डनर की फिलॉसफी में एक इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी मौजूद रहती है। मार्केट किसी हर साल हजारों नई कंपनीज पैदा होती हैं। कुछ सरवाइव करती हैं, कुछ धीरे धीरे बढ़ती हैं, कुछ मार्केट में थोड़ी देर के लिए चमकती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। लेकिन बहुत कम कंपनीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ अपने इन्वेस्टर्स को पैसा नहीं देती, बल्कि पूरी इंडस्ट्री को बदल देती हैं। ऐसी कंपनीज कंज्यूमर बिहेवियर बदलती हैं, पुराने बिजनेस मॉडल्स को ऑब्सोलीट कर देती हैं, नई कैटेगरीज क्रिएट करती हैं, और कभी कभी पूरे मार्केट को यह समझने में कई साल लग जाते हैं कि उनके सामने वास्तव में क्या बन रहा था। डेविड गार्डनर ऐसी कंपनीज को रूल ब्रेकर्स कहते हैं। लेकिन सवाल है, एक रूल ब्रेकर को पहचाना कैसे जाए? क्या सिर्फ तेजी से बढ़ता स्टॉक रूल ब्रेकर है? क्या हर स्टार्टअप रूल ब्रेकर है? क्या हर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी रूल ब्रेकर है? नहीं, गार्डनर ने इसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया, 6 ट्रेड्स ऑफ अ रूल ब्रेकर स्टॉक। आज के इस पार्ट में हम इन 6 ट्रेड्स को एक एक करके समझेंगे, लेकिन केवल डेफिनेशन के रूप में नहीं। हम ये भी समझेंगे कि गार्डनर इन ट्रेड्स को महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं, एक इन्वेस्टर इन्हें प्रैक्टिकली कैसे देख सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण, इन 6 ट्रेड्स को एक साथ देखने पर किसी कंपनी की कहानी किस तरह बदल जाती है। ट्रेड 1, टॉप डॉग प्लस फर्स्ट मूवर इन एन इंपॉर्टेंट इमर्जिंग इंडस्ट्री। पुरानी इंडस्ट्रीज, नई टेक्नोलॉजीज, तेजी से फैलता मार्केट। पहला सवाल कंपनी से पहले इंडस्ट्री के बारे में है। गार्डनर पूछते हैं, ये कंपनी किस दुनिया में खेल रही है? क्योंकि अगर इंडस्ट्री में ग्रोथ की संभावना ही नहीं है, तो कंपनी के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न्स जनरेट करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए रूल ब्रेकर इन्वेस्टर को ऐसी इंडस्ट्रीज में दिलचस्पी होनी चाहिए जो अभी इमर्जिंग है, लेकिन जिनके पीछे बड़ा फ्यूचर अपॉर्चुनिटी मौजूद हो। इमर्जिंग इंडस्ट्री का मतलब क्या है? इमर्जिंग इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री हो सकती है जो अभी अपने शुरुआती या एक्सपेंशन फेज में हो, जहां टेक्नोलॉजी तेजी से इंप्रूव हो रही हो, कंज्यूमर्स का बिहेवियर बदल रहा हो, नए यूज केसेस पैदा हो रहे हों, मार्केट साइज तेजी से बढ़ सकता हो और पुराने बिजनेस मॉडल्स को चैलेंज किया जा रहा हो। आज की तारीख में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, एडवांस्ड कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज जैसी कैटेगरीज के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन गार्डनर की फिलॉसफी किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री की लिस्ट नहीं देती। क्यों? क्योंकि रूल ब्रेकर इन्वेस्टिंग का फ्रेमवर्क समय के साथ बदल सकता है, लेकिन प्रिंसिपल नहीं। आज की इमर्जिंग इंडस्ट्री कल की मैच्योर इंडस्ट्री बन सकती है, और आज की छोटी कैटेगरी कल मेन स्ट्रीम मार्केट बन सकती है। पहला सवाल, क्या इंडस्ट्री बड़ी हो सकती है? मान लीजिए एक कंपनी किसी ऐसे मार्केट में काम करती है जिसकी करंट साइज 5,000 करोड़ रुपए है। दूसरी कंपनी ऐसे मार्केट में काम करती है जिसकी करंट साइज 5,000 करोड़ रुपए है, लेकिन उसके मार्केट के अगले 10-15 वर्षों में 5 लाख करोड़ रुपए बनने की संभावना है। दोनों कंपनीज आज समान साइज की हो सकती हैं, लेकिन उनके फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल अलग हैं। यही कारण है कि गार्डनर सिर्फ कंपनी की करंट रेवेन्यू नहीं देखते, वो फ्यूचर मार्केट अपॉर्चुनिटी को भी महत्व देते हैं। फर्स्ट मूवर क्यों महत्वपूर्ण है?
नई इंडस्ट्री के शुरुआती फेज में जो कंपनीज सबसे पहले मीनिंगफुल पोजीशन बनाती हैं, उन्हें कई एडवांटेजेस मिल सकते हैं। वे कस्टमर्स एक्वायर कर सकती हैं, ब्रांड एस्टैब्लिश कर सकती हैं, टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर सकती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड कर सकती हैं, डेटा कलेक्ट कर सकती हैं, इकोसिस्टम डेवलप कर सकती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी डिस्टिंक्शन है। फर्स्ट मूवर होना और विनर होना एक ही बात नहीं है। हिस्ट्री में ऐसी कई कंपनीज रही हैं जो किसी कैटेगरी में पहले आईं, लेकिन बाद में कोई दूसरा कॉम्पिटिटर उनसे आगे निकल गया। इसलिए गार्डनर का आइडियल कैंडिडेट सिर्फ फर्स्ट मूवर नहीं, वो ऐसा बिजनेस है जो इमर्जिंग इंडस्ट्री में टॉप डॉग बनने की क्षमता रखता हो, कैटेगरी लीडर बनने की ताकत। मान लीजिए एक नई कैटेगरी पैदा होती है। शुरुआत में कंज्यूमर्स कंफ्यूज्ड हैं, कई कंपनीज प्रोडक्ट्स बना रही हैं। धीरे धीरे कंज्यूमर्स कुछ ब्रांड्स को पहचानने लगते हैं। फिर एक या दो कंपनीज कैटेगरी के साथ ऑलमोस्ट सिनोनिमस हो जाती हैं। यहीं ब्रांड पावर शुरू होती है। अगर कंपनी कैटेगरी की ग्रोथ के साथ खुद को मार्केट लीडर बना ले, तो इंडस्ट्री की ग्रोथ का बड़ा हिस्सा उसी कंपनी के पास आ सकता है। इसलिए गार्डनर का पहला ट्रेट वास्तव में दो चीजें जोड़ता है: इंपॉर्टेंट इमर्जिंग इंडस्ट्री और उस इंडस्ट्री में लीडरशिप। यही कॉम्बिनेशन रूल ब्रेकर इन्वेस्टिंग की फाउंडेशन बनाता है। ट्रेड 2, सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज। अब मान लीजिए हमें एक बहुत बड़ी इमर्जिंग इंडस्ट्री मिल गई और उसमें एक प्रॉमिसिंग कंपनी भी मिल गई। क्या इतना काफी है? नहीं, क्योंकि अगर कंपनी के पास कोई डिफेंसिव एडवांटेज नहीं है, तो जैसे जैसे मार्केट बड़ा होगा, वैसे वैसे कॉम्पिटिटर्स भी आएंगे और कंपटीशन बढ़ते ही कंपनी का एडवांटेज खत्म हो सकता है। इसलिए दूसरा सवाल है, इस कंपनी को बाकी कॉम्पिटिटर्स से अलग क्या बनाता है? यही है सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज। कंपेटिटिव एडवांटेज को आसान भाषा में समझिए। कल्पना कीजिए आपने एक रेस्टोरेंट खोला। आपका फूड अच्छा है, कस्टमर्स आ रहे हैं, लेकिन अगले महीने आपके सामने 10 रेस्टोरेंट्स खुल गए। कंपनी खोज ली, उसने रिसर्च की, इंडस्ट्री समझी, मैनेजमेंट समझा, प्रोडक्ट देखा, कस्टमर्स को समझा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखा और फिर उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया। कुछ महीनों तक सब ठीक रहा, स्टॉक ऊपर गया, फिर अचानक स्टॉक 25% गिर गया। इन्वेस्टर ने सोचा शायद मैंने गलती कर दी, फिर स्टॉक 40% गिर गया। अब न्यूज़ चैनल्स पर हेडलाइंस आने लगीं, ग्रोथ स्टॉक्स अंडर प्रेशर, एनालिस्ट्स वार्न ऑफ फर्दर डाउनसाइड, इन्वेस्टर्स लूज कॉन्फिडेंस। फिर स्टॉक 50% नीचे आ गया। अब वही इन्वेस्टर जिसने कंपनी खरीदते समय 10 साल का फ्यूचर देखा था, वह 10 मिनट की मार्केट पैनिक में अपना पूरा थीसिस भूल गया और उसने बेच दिया। कुछ साल बाद वही कंपनी वापस उठी और फिर कई गुना बढ़ गई। अब सवाल यह है, क्या इन्वेस्टर ने गलत कंपनी चुनी थी? नहीं, उसने शायद सही कंपनी चुनी थी, लेकिन गलत समय पर इमोशनल डिसीजन लिया। और यही डेविड गार्डनर की रूल ब्रेकर फिलॉसफी का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में कई बार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं होता, हम खुद होते हैं। इन्वेस्टिंग को आमतौर पर स्टॉक पिकिंग गेम समझा जाता है। लोग पूछते हैं, कौन सा स्टॉक खरीदें, कौन सा स्टॉक बढ़ेगा, अगला मल्टी बैगर कौन है। लेकिन गार्डनर की फिलॉसफी एक दूसरा सवाल सामने रखती है। अगर आपने सही स्टॉक खरीद लिया, तो क्या आप उसे सही तरीके से होल्ड भी कर पाएंगे? यह सवाल ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि रिसर्च करना लॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन पैसा मार्केट में लगने के बाद इमोशंस एक्टिवेट हो जाते हैं। आपका पैसा रियल है, आपका पोर्टफोलियो रियल है, और जब स्क्रीन पर आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरती हुई दिखाई देती है, तो आपका ब्रेन उसे सिर्फ नंबर की तरह नहीं देखता, वह उसे लॉस की तरह देखता है। और लॉस का साइकोलॉजिकल पेन प्रॉफिट की खुशी से अक्सर ज्यादा पावरफुल होता है। यहीं से इन्वेस्टर मिस्टेक्स शुरू होती हैं। इमेजिन कीजिए आपने RS1 लाख इन्वेस्ट किए, कुछ समय बाद वह RS11.5 लाख हो गया। आप खुश हैं, फिर मार्केट गिरता है,
RS 11 लाख से 11.2 लाख, फिर RS 1 लाख, फिर RS 80,000। अब आपके मन में पहला थॉट आता है, मेरा पैसा खत्म हो रहा है। फिर दूसरा, और गिर गया तो? फिर तीसरा, बेच देना चाहिए। यहां एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। अगर बिजनेस फंडामेंटली खराब हो गया है तो बेचने का रीजन हो सकता है, लेकिन अगर सिर्फ मार्केट सेंटिमेंट खराब हुआ है तो पैनिक सेलिंग आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को नुकसान पहुंचा सकती है। गार्डनर इन्वेस्टर को यही डिस्टिंक्शन सिखाते हैं। यह शायद पूरे रूल ब्रेकर फ्रेमवर्क का सबसे प्रैक्टिकल लेसन है। स्टॉक प्राइस RS 1000, RS 1003। इससे सिर्फ एक बात पता चलती है, मार्केट प्राइस कम हुआ है। यह नहीं पता चलता कि कंपनी खराब हो गई है। अब हमें देखना होगा, क्या कस्टमर्स कम हुए, क्या रेवेन्यू गिरा, क्या मार्केट शेयर खोया, क्या कंपेटिटिव एडवांटेज कमजोर हुआ, क्या मैनेजमेंट ने गलत स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिया, क्या इंडस्ट्री का फ्यूचर बदल गया। अगर इन सवालों का आंसर नहीं है तो स्टॉक डिक्लाइन और बिजनेस डिक्लाइन अलग घटनाएं हो सकती हैं। स्टॉक मार्केट हर दिन इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है, हर घंटे न्यूज, हर दिन एनालिस्ट ओपिनियन, हर हफ्ते फोरकास्ट्स, हर महीने नई चिंता। इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, रिसेशन फियर्स, कंपेटिटर न्यूज, मैनेजमेंट कमेंट्स, एनालिस्ट अपग्रेड्स, एनालिस्ट डाउनग्रेड्स और सोशल मीडिया। इन सब के बीच इन्वेस्टर के लिए सबसे कठिन काम है क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नॉइज है, यह पहचानना। गार्डनर का लॉन्ग टर्म अप्रोच इन्वेस्टर को डेली नॉइज से ऊपर उठने की कोशिश कराता है। एक ट्रेडर सोच सकता है अगले 10 दिनों में क्या होगा। एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर सोच सकता है अगले क्वार्टर में अर्निंग्स कैसी आएंगी। लेकिन रूल ब्रेकर इन्वेस्टर का सवाल हो सकता है 5 से 10 साल में यह कंपनी कैसी बन सकती है। टाइम होराइजन जितना बड़ा होगा, डेली फ्लक्चुएशंस उतनी कम महत्वपूर्ण लग सकती हैं, क्योंकि कंपनी का रियल स्टोरी कई बार वर्षों में अनफोल्ड होता है। अब फियर का दूसरा रूप, मान लीजिए स्टॉक 100% ऊपर चला गया। आपने पहले नहीं खरीदा, अब हर जगह लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग स्क्रीनशॉट्स डाल रहे हैं। कोई कह रहा है मैंने 10x बनाया। दूसरा, यह अभी तो शुरुआत है। अब आपके मन में आता है मैं पीछे रह गया, और आप बिना रिसर्च के स्टॉक खरीद लेते हैं। यही है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। गार्डनर का रूल ब्रेकर माइंडसेट फोमो नहीं सिखाता। वह कहता है कंपनी को समझो। अगर थीसिस अभी भी स्ट्रांग है तो सिर्फ इसलिए स्टॉक रिजेक्ट मत करो कि वह पहले बढ़ चुका है, लेकिन सिर्फ इसलिए भी मत खरीदो कि बाकी लोग खरीद रहे हैं। मान लीजिए स्टॉक RS 500 से RS 1000 हो गया, आप खरीदते हैं। क्यों? रीजन ए, सब खरीद रहे हैं, यह फोमो है। रीजन बी, मैंने इंडस्ट्री रिसर्च की है, कंपनी की कंपेटिटिव एडवांटेज मजबूत है, कस्टमर ग्रोथ तेज है, और मुझे लगता है फ्यूचर अपॉर्चुनिटी अभी भी इनॉर्मस है। यह कन्विक्शन है। दोनों में बाहर से एक जैसा ट्रेड दिख सकता है, लेकिन अंदर की रीजनिंग बिल्कुल अलग है। अब तक हमने एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझी है। एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंपनी को पहचानना मुश्किल है, लेकिन उसे सही तरीके से पोर्टफोलियो में जगह देना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए आपने दुनिया की सबसे शानदार कंपनी खोज ली, आपने रिसर्च की, आपको उसके फ्यूचर पर भरोसा है, लेकिन आपने उसमें अपने पूरे पोर्टफोलियो का 80% पैसा लगा दिया। अब क्या होगा? अगर कंपनी में कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ गई तो आपका पूरा फाइनेंशियल फ्यूचर एक डिसीजन पर निर्भर हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर आपने 100 अलग अलग कंपनीज खरीद ली तो शायद आपका रिस्क कम हो जाए, लेकिन अब एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी विनर का इंपैक्ट भी बहुत कम हो सकता है। तो सवाल है, एक रूल ब्रेकर पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या डाइवर्सिफिकेशन और कंसंट्रेशन के बीच
कोई ऐसा बैलेंस है जहां रिस्क भी कंट्रोल हो और एक्स्ट्रॉर्डिनरी विनर्स का फायदा भी मिले? यहीं से शुरू होती है हमारी अगली यात्रा। अध्याय पोर्टफोलियो सिर्फ स्टॉक्स की लिस्ट नहीं है। बहुत से लोग पोर्टफोलियो को ऐसे देखते हैं, मेरे पास ये 10 स्टॉक्स हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल माइंडसेट में पोर्टफोलियो सिर्फ स्टॉक्स की लिस्ट नहीं है। पोर्टफोलियो एक सिस्टम है। इस सिस्टम में अलग अलग बिजनेसेस होते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज होते हैं, अलग अलग रिस्क लेवल्स होते हैं, अलग अलग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होते हैं। एक साथ ये सब काम करते हैं। एक अच्छा पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए कि अगर एक इन्वेस्टमेंट गलत हो जाए तो पूरी स्ट्रैटेजी कोलैप्स ना हो, लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी विनर मिल जाए तो उसका कंट्रीब्यूशन मीनिंगफुल हो। यही बैलेंस रूल ब्रेकर इन्वेस्टिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अध्याय 2, डाइवर्सिफिकेशन क्यों जरूरी है। इमेजिन कीजिए आपने सिर्फ एक कंपनी खरीदी। आपको लगता है यह कंपनी फ्यूचर की सबसे बड़ी कंपनी बनेगी, लेकिन फ्यूचर में नई टेक्नोलॉजी आती है, रेगुलेशन बदलता है, कॉम्पिटिटर बेहतर प्रोडक्ट बना देता है, मैनेजमेंट मिस्टेक कर देती है, या कोई ऐसी चीज हो जाती है जिसकी आपने कल्पना ही नहीं की थी। अब पूरा पोर्टफोलियो प्रभावित हो सकता है। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टर को सिंगल कंपनी रिस्क से बचाने में मदद करता है। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन का दूसरा साइड भी है। अध्याय 3, टू मच डाइवर्सिफिकेशन। मान लीजिए आपके पास RS 10 लाख हैं। आपने ET ने 100 स्टॉक्स खरीद लिए। हर स्टॉक में IRS नेट 10,000। अब एक कंपनी 20x हो जाती है। आपका RS 10,000 से इन्वेस्टमेंट RS 2 लाख बनता है। बहुत अच्छा, लेकिन पूरे RS 9 लाख पोर्टफोलियो के मुकाबले उसका इंपैक्ट कितना है? लगभग 20%। अब इमेजिन कीजिए उसी कंपनी में आपके पास RS 1 लाख होता। 20x होने पर वह RS 20 लाख बन सकता था। यानी पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन यह तय करता है कि विनर आपकी वेल्थ क्रिएशन पर कितना प्रभाव डालेगा। अध्याय 4, द पावर ऑफ अ फ्यू बिग विनर्स ग्रोथ। इन्वेस्टिंग की खूबसूरती यही है। आपको हर स्टॉक से एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न नहीं चाहिए। आपको कुछ एक्सेप्शनल कंपनीज चाहिए। मान लीजिए 10 इन्वेस्टमेंट्स हैं, कुछ फेल, कुछ एवरेज, कुछ अच्छे, लेकिन एक कंपनी 10x हो सकती है और दूसरी 20x हो सकती है। तो ये कुछ विनर्स पूरे पोर्टफोलियो के रिजल्ट को ड्रामेटिकली बदल सकते हैं। इसलिए रूल ब्रेकर फिलॉसफी में ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हर स्टॉक विनर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव है ऐसे अपॉर्चुनिटीज को पर्याप्त जगह मिले कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी विनर्स वास्तव में मैटर करें। अध्याय 5, पोर्टफोलियो को गार्डन की तरह सोचिए। एक इंटरेस्टिंग मेटाफोर इस्तेमाल किया जा सकता है। इमेजिन आपका पोर्टफोलियो एक गार्डन है। कुछ प्लांट्स जल्दी ग्रो करेंगे, कुछ धीरे, कुछ सरवाइव नहीं करेंगे, कुछ इतने बड़े हो जाएंगे कि बाकी प्लांट्स से कई गुना ज्यादा स्पेस ले लेंगे। अब गार्डनर क्या करता है? वह हर प्लांट को सिर्फ इसलिए नहीं काटता कि वह बड़ा हो गया है। वह देखता है क्या यह हेल्थी है। अगर कोई प्लांट एक्सेप्शनल ग्रोथ दिखा रहा है तो उसे ग्रो करने की जगह दी जाती है। यही कॉन्सेप्ट पोर्टफोलियो विनर्स पर लागू हो सकता है। अध्याय 6, पोजीशन साइज। अब प्रैक्टिकल सवाल, एक कंपनी में कितना पैसा लगाना चाहिए? इसका कोई यूनिवर्सल मैजिक नंबर नहीं है, लेकिन एक प्रिंसिपल महत्वपूर्ण है। पोजीशन इतनी बड़ी ना हो कि एक मिस्टेक आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर दे, और इतनी छोटी भी ना हो कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी विनर का कोई मीनिंगफुल इंपैक्ट ही ना पड़े। यानी टू स्मॉल, विनर का फायदा कम, टू लार्ज, गिग्गी सा सबा खात आज, मिस्टेक का नुकसान बहुत बड़ा।
बैलेंस्ड, रिस्क कंट्रोल्ड और अपसाइड मीनिंगफुल। अध्याय 7। शुरुआत में छोटा, कन्विक्शन के साथ बड़ा। एक इन्वेस्टर किसी नई कंपनी को पहली बार देखता है। रिसर्च अच्छी है, लेकिन अनसर्टेनिटी बहुत है। ऐसी स्थिति में इनिशियल पोजीशन छोटी रखी जा सकती है। फिर जैसे जैसे कंपनी एग्जीक्यूट करती है, कस्टमर्स बढ़ते हैं, मार्केट शेयर बढ़ता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मजबूत होता है, कन्विक्शन बढ़ सकती है और इन्वेस्टर पोजीशन को बढ़ाने पर विचार कर सकता है। यह अप्रोच अनसर्टेनिटी को स्वीकार करती है। अध्याय 8। पोजीशन बढ़ाना कब सही हो सकता है। मान लीजिए आपने कंपनी RS 100 पर खरीदी। अब स्टॉक RS 150 है। बहुत से इन्वेस्टर्स सोचते हैं अब महंगा हो गया, लेकिन प्राइस अलोन पर्याप्त आंसर नहीं। देखिए, क्या रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन से बेहतर है? क्या कस्टमर्स तेजी से बढ़ रहे हैं? क्या कंपनी मार्केट शेयर गेन कर रही है? क्या मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन अच्छा है? क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटी पहले से ज्यादा स्पष्ट हो गई है? अगर आंसर यस है, तो RS 150 की कंपनी शायद RS 100 वाली कंपनी से फंडामेंटली ज्यादा वैल्यूएबल हो सकती है। हर दिन दुनिया में हजारों स्टॉक्स ट्रेड होते हैं। हर दिन कोई ना कोई कंपनी नई टेक्नोलॉजी लॉन्च करती है, कोई नया प्रोडक्ट बनाती है, कोई नया मार्केट खोलती है, कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ दिखाती है और कोई कंपनी एक रात में हेडलाइंस की सुपरस्टार बन जाती है। लेकिन एक इन्वेस्टर के सामने असली सवाल यह नहीं है कौन सा स्टॉक आज सबसे ज्यादा चर्चा में है। असली सवाल है इन हजारों कंपनीज में से कौन सी कंपनी अगले 5, 10 या 15 साल में असाधारण बिजनेस बन सकती है। यही वह जगह है जहां रूल ब्रेकर इन्वेस्टिंग सिर्फ स्टॉक पिकिंग नहीं रहती, ये एक रिसर्च डिसिप्लिन बन जाती है। क्योंकि एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंपनी खोजने के लिए आपको सिर्फ नंबर्स नहीं देखने, आपको बिजनेस की कहानी समझनी होगी, उसकी इंडस्ट्री समझनी होगी, उसके कस्टमर समझने होंगे, उसके कॉम्पिटिटर्स समझने होंगे और सबसे महत्वपूर्ण, इस फ्यूचर को देखना होगा जिसे आज की मार्केट प्राइस पूरी तरह समझ नहीं रही हो सकती। अध्याय 1। रिसर्च की शुरुआत स्टॉक से नहीं होती। बहुत से इन्वेस्टर्स की रिसर्च गलत जगह से शुरू होती है। वे पहले स्टॉक चार्ट खोलते हैं, फिर देखते हैं पिछले साल कितना बढ़ा, 52 वीक हाई क्या है, रेशियो कितना है, फिर एनालिस्ट टारगेट देखते हैं, फिर यूट्यूब वीडियो, फिर सोशल मीडिया और अंत में डिसीजन लेते हैं। रूल ब्रेकर अप्रोच को इससे उल्टा सोच सकते हैं। पहले पूछिए ये कंपनी करती क्या है, फिर लोग इसका प्रोडक्ट क्यों खरीदते हैं, फिर ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो सकती है, फिर ये कंपनी कॉम्पिटिटर से बेहतर क्यों हो सकती है, और आखिर में इस फ्यूचर के मुकाबले आज की प्राइस क्या कहती है। अध्याय 2। कंपनी को एक वाक्य में समझाइए, यह पहला टेस्ट है। अगर आप कंपनी को एक सिंपल सेंटेंस में एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो शायद आपने कंपनी को अभी तक समझा नहीं। उदाहरण, यह कंपनी बिजनेसेस को क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर देती है, या यह कंपनी कंज्यूमर्स को ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज देती है। लेकिन इससे आगे जाना जरूरी है, क्योंकि सिंपल डिस्क्रिप्शन के बाद अगला सवाल आता है, और यह कंपनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्यों हो सकती है। यहीं से असली रिसर्च शुरू होती है। अध्याय 3। कस्टमर प्रॉब्लम। हर ग्रेट बिजनेस किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। पूछिए कस्टमर की समस्या क्या है। क्या प्रॉब्लम एक्सपेंसिव है, फ्रीक्वेंट है, फ्रस्ट्रेटिंग है, ग्रोइंग है, डिफिकल्ट टू सॉल्व है। अगर प्रॉब्लम इनसिग्निफिकेंट है तो मार्केट अपॉर्चुनिटी भी सीमित हो सकती है। लेकिन अगर प्रॉब्लम लाखों या करोड़ों लोगों की है और कंपनी उसका बेहतर सॉल्यूशन दे रही है,
तो कहानी बदल जाती है। अध्याय 4, प्रोडक्ट लव। अब प्रोडक्ट को देखिए। क्या कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट खरीदता है या उसे जेन्युइनली पसंद करता है? क्या कस्टमर्स बार बार वापस आते हैं, दूसरों को रिकमेंड करते हैं, ऑल्टरनेटिव्स छोड़ रहे हैं, प्रोडक्ट के नए वर्जन्स अडॉप्ट कर रहे हैं? एक पावरफुल प्रोडक्ट अक्सर कंपनी के लिए ऑर्गेनिक ग्रोथ पैदा करता है। अध्याय 5, वुड आई यूज इट। रिसर्च करते समय एक सिंपल क्वेश्चन यूजफुल हो सकता है। क्या मैं खुद यह प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहूंगा? लेकिन सावधान, आपका पर्सनल प्रेफरेंस अकेला इन्वेस्टमेंट थीसिस नहीं है। आपको यह भी देखना होगा कि क्या लाखों दूसरे लोग भी इसे चाहते हैं। एक प्रोडक्ट आपको पसंद है, इसका मतलब यह नहीं कि वह अच्छा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कस्टमर लव का एविडेंस एक यूजफुल सिग्नल हो सकता है। अध्याय 6, मार्केट अपॉर्चुनिटी। अब आते हैं टेम पर। टेम, टोटल एड्रेसेबल मार्केट। कंपनी का फ्यूचर कितना बड़ा हो सकता है? इमेजिन, आज कंपनी RS 1000 करोड़ की सेल्स कर रही है, लेकिन जिस मार्केट में वह काम करती है वह असर अगले डिकेड में RS 10 लाख करोड़ का हो सकता है। तो कंपनी के सामने इनॉर्मस रनवे हो सकता है। लेकिन अगर पूरा मार्केट ही छोटा है तो कंपनी कितनी भी अच्छी हो, उसकी ग्रोथ सीलिंग जल्दी आ सकती है। अध्याय 7, मार्केट ग्रोइंग है या कंपनी शेयर ले रही है। यह डिस्टिंक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए इंडस्ट्री 5% ग्रो कर रही है, लेकिन कंपनी 3% ग्रो कर रही है, तो शायद कंपनी कंपेटिटर से मार्केट शेयर ले रही है। अब दूसरी सिचुएशन, इंडस्ट्री 30% ग्रो कर रही है, कंपनी भी 30%, तो कंपनी शायद सिर्फ इंडस्ट्री ग्रोथ के साथ चल रही है। दोनों ग्रोथ रेट्स सेम दिख सकते हैं, लेकिन अंडरलाइंग स्टोरी अलग है। अध्याय 8, मार्केट शेयर रूल ब्रेकर। कंपनी अक्सर सिर्फ मार्केट का फायदा नहीं उठाती, वह मार्केट शेयर भी गेन कर सकती है। इसलिए पूछिए, क्या यह कंपनी अपने कंपेटिटर्स से बिजनेस छीन रही है? अगर हां, तो ग्रोथ का क्वालिटी कंपोनेंट मजबूत हो सकता है, और अगर यह कई साल तक चलता है तो कंपनी मार्केट लीडर बन सकती है। अध्याय 9, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक, कॉम्पिटिटर्स इसे कॉपी क्यों नहीं कर सकते? अगर कोई कंपनी अच्छा प्रोडक्ट बनाती है और कॉम्पिटिटर अगले साल वही प्रोडक्ट बना सकता है, तो एडवांटेज टेम्पररी हो सकता है। लेकिन अगर कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ब्रांड, नेटवर्क इफेक्ट्स, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, स्विचिंग कॉस्ट्स, स्केल एडवांटेजेस, यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर इकोसिस्टम जैसे एडवांटेजेस हैं, तो मोट मजबूत हो सकता है। अध्याय 10, नेटवर्क इफेक्ट। नेटवर्क इफेक्ट को फिर से समझिए। अगर प्रोडक्ट की वैल्यू यूजर्स बढ़ने के साथ बढ़ती है, तो ग्रोथ खुद कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन सकती है। उदाहरण के लिए, मोर यूजर्स, अ मोर इंटरेक्शन। सबसे पहले मिल जाए वह कंपनी जो आज छोटी दिखाई दे, जिसे मार्केट अभी पूरी तरह समझ ना पाया हो, लेकिन अगले 10 या 15 साल में वह अपनी पूरी इंडस्ट्री को बदल दे। आज के इन्वेस्टर के मन में ऐसे नाम आते हैं, Amazon, नेटफ्लिक्स, टेस्ला, एनवीडिया। लेकिन एक सवाल हमेशा रह जाता है, जब ये कंपनीज शुरुआत में छोटी थीं, तब इन्हें पहचानने का तरीका क्या था? क्या इनके ऊपर कोई साइन लगा था, मैं फ्यूचर का विनर हूँ? बिल्कुल नहीं। और यहीं से रूल ब्रेकर इन्वेस्टिंग का अगला बड़ा लेसन शुरू होता है। ग्रेट कंपनीज को पहचानने के लिए क्रिस्टल बॉल की जरूरत नहीं होती, आपको चाहिए एक बेहतर फ्रेमवर्क। सबसे पहले एक गलती समझते हैं। बहुत से इन्वेस्टर्स सर्च करते हैं, अगला Amazon कौन होगा? यह सवाल सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत खतरनाक सवाल है। क्यों? क्योंकि आप कंपनी के नाम से शुरुआत कर रहे हैं, इंडस्ट्री से नहीं, और इससे इन्वेस्टर अक्सर हाइप के पीछे भागने लगता है। आज कोई नया टेक्नोलॉजी ट्रेंड आया और सोशल मीडिया पर वायरल हुआ,
इन्फ्लुएंसर्स ने कहा, यह अगली बड़ी चीज है। फिर इन्वेस्टर बिना पर्याप्त रिसर्च किए कंपनीज खरीदने लगता है। गार्डनर की फिलॉसफी इससे अलग है। वह कहती है, पहले ट्रेंड समझो, फिर इंडस्ट्री समझो, फिर कंपनीज देखो और आखिर में स्टॉक देखो। कोई भी इंसान एग्जैक्ट फ्यूचर नहीं जानता, लेकिन कुछ चेंजेस इतने पावरफुल होते हैं कि उनकी डायरेक्शन दिखाई देने लगती है। लोग ज्यादा डिजिटल हो रहे हैं, कंप्यूटिंग लगातार पावरफुल हो रही है, इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ रही है, ऑटोमेशन बढ़ रही है, कंज्यूमर्स कन्वीनियंस चाहते हैं, डेटा इंक्रीजिंगली वैल्यूएबल हो रहा है, टेक्नोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर बदल रही है। ये एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस नहीं हैं, ये लॉन्ग टर्म डायरेक्शंस हैं। रूल ब्रेकर इन्वेस्टर इन डायरेक्शंस के अंदर अपॉर्चुनिटीज खोजता है। अपने आसपास देखिए, आपको कई चीजें दिखाई देंगी जो पहले नॉर्मल नहीं थी। लोग घर से काम कर रहे हैं, लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, लोग डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं, लोग स्ट्रीमिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग AI टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग क्लाउड सर्विसेज पर निर्भर हैं, लोग सोशल प्लेटफॉर्म्स पर कम्युनिटीज बना रहे हैं। अब इन्वेस्टर को अगला सवाल पूछना है, इस बदलाव से सबसे ज्यादा इकोनॉमिक वैल्यू कौन कैप्चर कर सकता है? यही रिसर्च शुरू होती है। किसी इमर्जिंग इंडस्ट्री को पहचानने के लिए एक सिंपल फ्रेमवर्क इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला सवाल, क्या कंज्यूमर बिहेवियर बदल रहा है? अगर लोग किसी नई चीज को तेजी से अपनाने लगें तो यह सिग्नल है। दूसरा सवाल, क्या टेक्नोलॉजी उस अडॉप्शन को संभव बना रही है? तीसरा सवाल, क्या मार्केट अभी छोटा है लेकिन पोटेंशियल बहुत बड़ा है? चौथा सवाल, क्या पुराने प्लेयर्स इस बदलाव को आसानी से रोक सकते हैं? पांचवा सवाल, क्या इस इंडस्ट्री में कैटेगरी लीडर बनने की संभावना है? अगर इन सवालों के जवाब लगातार पॉजिटिव मिलते हैं तो इंडस्ट्री डीपर रिसर्च के लायक हो सकती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, TAM, टोटल एड्रेसेबल मार्केट। सिंपल लैंग्वेज में, अगर कंपनी अपनी पूरी पोटेंशियल मार्केट कैप्चर कर ले तो मार्केट कितना बड़ा हो सकता है। मान लीजिए कोई कंपनी आज RS 1000 करोड़ रेवेन्यू कर रही है। एक इन्वेस्टर सिर्फ यही देख सकता है, RS 1000 करोड़ बहुत छोटा है। लेकिन दूसरा इन्वेस्टर पूछ सकता है, जिस मार्केट में यह कंपनी काम कर रही है वह 10 साल बाद कितना बड़ा हो सकता है? यही डिफरेंस है। अगर TAM RS 2000 करोड़ है तो कंपनी की मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी लिमिटेड हो सकती है। लेकिन अगर TAM RS 10 लाख करोड़ हो तो करंट रेवेन्यू फ्यूचर अपॉर्चुनिटी की तुलना में बहुत छोटा हो सकता है। एक कॉमन मिस्टेक है, स्मॉल रेवेन्यू स्मॉल अपॉर्चुनिटी। यह जरूरी नहीं। कई ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रीज शुरुआत में छोटी होती हैं, टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव होती है, कंज्यूमर्स अनफेमिलियर होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इनकम्प्लीट होता है, रेगुलेशंस अनक्लियर होते हैं। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चीप होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होता है और कंज्यूमर अडॉप्शन बढ़ता है, मार्केट एक्सपोनेंशियली एक्सपैंड कर सकता है। इसलिए रूल ब्रेकर इन्वेस्टर को सिर्फ आज की मार्केट साइज नहीं देखनी चाहिए, उसे पूछना चाहिए, यह मार्केट मैच्योर होने पर कितना बड़ा हो सकता है? अब सावधानी, हर कंपनी अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बहुत बड़ा मार्केट दिखा सकती है। कभी कभी TAM आर्टिफिशियली बड़ा दिखाया जाता है। उदाहरण, दुनिया की पूरी पॉपुलेशन हमारा पोटेंशियल कस्टमर है। सुनने में अमेजिंग लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी अलग हो सकती है। इसलिए इन्वेस्टर को पूछना चाहिए, क्या कस्टमर्स वास्तव में इस प्रोडक्ट के लिए पैसा देंगे? क्या प्रोडक्ट इकोनॉमिकली वायबल है? क्या अडॉप्शन फ्रिक्शन कम है? क्या कॉम्पिटिटर्स भी उसी अपॉर्चुनिटी के पीछे हैं? यानी टाइम सिर्फ एक नंबर नहीं, उसके पीछे रियलिस्टिक कस्टमर बिहेवियर होना चाहिए। ऐसी कंपनी खोज ली है जो शानदार प्रोडक्ट बनाती है, कस्टमर्स उसे पसंद करते हैं, इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है, मैनेजमेंट एम्बिशियस है, कंपनी कॉम्पिटिटर्स से मार्केट शेयर छीन रही है और आपको लगता है ये कंपनी अगले दशक की बड़ी कंपनीज में से एक बन सकती है। आपने स्टॉक खरीद लिया। अब असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि स्टॉक खरीदना आसान था, मुश्किल है उसे तब तक होल्ड करना जब मार्केट आपको बार बार ये समझाने की कोशिश करे कि आप गलत हैं। कभी स्टॉक 20% गिरेगा, कभी 40%, कभी पूरा मार्केट क्रैश करेगा, कभी एनालिस्ट कहेंगे कि ग्रोथ खत्म हो गई, कभी कोई कॉम्पिटिटर आएगा, कभी वैल्यूएशन बहुत महंगी लगेगी, कभी आपके आसपास का हर इन्वेस्टर आपसे ज्यादा स्मार्ट दिखाई देगा। यही पता चलता है आप सिर्फ स्टॉक ओनर हैं या वास्तव में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। और यही रूल ब्रेकर फिलॉसफी का अंतिम बड़ा लेसन है। द लॉन्ग गेम। अध्याय 1। इन्वेस्टिंग एक मैराथन है,
स्टॉक मार्केट को अगर शॉर्ट टर्म गेम की तरह देखा जाए तो हर दिन इम्पोर्टेंट लगेगा। आज स्टॉक ऊपर, कल नीचे, अगले सप्ताह अर्निंग्स, अगले महीने इंटरेस्ट रेट्स, फिर रिसेशन, फिर रिकवरी। लेकिन अगर आपका होराइजन 10 या 20 साल है तो बहुत सी डेली मूवमेंट्स बैकग्राउंड नॉइज बन जाती हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का सवाल होता है, क्या यह बिजनेस अगले दशक में पहले से ज्यादा वैल्यूएबल हो सकता है? यह सवाल डेली प्राइस मूवमेंट से बहुत बड़ा है। अध्याय 2, टाइम आपका सबसे बड़ा साथी हो सकता है। कंपाउंडिंग का मैजिक तुरंत दिखाई नहीं देता। शुरुआत में ग्रोथ छोटी लग सकती है, लेकिन समय के साथ छोटी ग्रोथ भी बड़ी हो सकती है। कल्पना कीजिए, कोई इन्वेस्टमेंट कई वर्षों तक लगातार कॉम्पाउंड करता है। पहले कुछ साल कुछ खास नहीं लगता, फिर ग्रोथ का बेस बड़ा होता जाता है और फिर एक पॉइंट आता है जब पिछले वर्षों की ग्रोथ खुद फ्यूचर ग्रोथ का आधार बनती है। यही कंपाउंडिंग है। पैसा सिर्फ पैसा नहीं बनाता, पैसा समय के साथ और पैसा बनाने की क्षमता पैदा करता है। अध्याय 3, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स को समय चाहिए। एक कंपनी अगले साल 2x नहीं भी हो सकती, लेकिन अगर कंपनी लगातार कस्टमर्स जोड़ रही है, मार्केट शेयर गेन कर रही है, प्रोडक्ट्स इंप्रूव कर रही है, मार्जिन्स बढ़ा रही है और इंडस्ट्री एक्सपैंड हो रही है, तो उसका लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए रूल ब्रेकर इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म फायरवर्क्स के बजाय लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी देखता है। अध्याय 4, सबसे कठिन चीज, इंतजार। इन्वेस्टर ने स्टॉक खरीदा, पहले साल कुछ खास नहीं, दूसरे साल थोड़ा ग्रोथ, तीसरे साल स्टॉक गिर गया, चौथे साल फिर रिकवरी, पांचवें साल बिजनेस एक्सेलरेट, छठे साल स्टॉक कई गुना। अगर इन्वेस्टर तीसरे साल डरकर निकल गया तो वह पूरी कहानी मिस कर सकता था। इसलिए पेशेंस कोई पैसिव क्वालिटी नहीं, ये एक्टिव डिसिप्लिन है। अध्याय 5, मार्केट क्रैश आएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को एक बात एक्सेप्ट करनी चाहिए, मार्केट क्रैशेस होंगे। ये सवाल नहीं है कि क्रैश आएगा या नहीं, सवाल है जब क्रैश आएगा तब आप क्या करेंगे, क्योंकि मार्केट क्रैश में आपकी इंटेलिजेंस नहीं, आपका टेम्परामेंट टेस्ट होता है। अध्याय 6, क्रैश में 2 तरह के इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर ए पोर्टफोलियो 35% गिरा, न्यूज देखी, पैनिक किया, सब बेच दिया। इन्वेस्टर बी पोर्टफोलियो 35% गिरा, बिजनेस चेक किए, जो थीसिस टूट चुकी थी उसे अलग किया, जो बिजनेसेस मजबूत थे उन्हें अलग किया और फिर शांत रहा। दोनों ने वही मार्केट देखा, लेकिन दोनों ने अलग डिसीजंस लिए। अध्याय 7, क्रैश बिजनेस को नहीं, प्राइस को दिखाता है। मार्केट क्रैश में स्टॉक प्राइस गिर सकती है, लेकिन बिजनेस उतनी तेजी से नहीं गिरता। एक कंपनी के फैक्ट्रीज, एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, टेक्नोलॉजी, ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ओवरनाइट गायब नहीं हो जाते। इसलिए मार्केट प्राइस और बिजनेस वैल्यू को अलग अलग देखना जरूरी है। लेकिन अगर क्रैश के दौरान बिजनेस भी डिटीरियोरेट हो रहा है तो केवल मार्केट क्रैश कहकर समस्या इग्नोर नहीं करनी चाहिए। अध्याय 8, क्रैश में रिसर्च दोबारा शुरू करें। जब कोई स्टॉक 50% गिर जाए तो सिर्फ ये मत सोचिए 50% डिस्काउंट मिल रहा है। पहले पूछिए क्या बदला। अगर आंसर है कुछ फंडामेंटल नहीं, तो डिक्लाइन पोटेंशियली इंटरेस्टिंग हो सकता है। लेकिन अगर आंसर है कस्टमर्स चले गए, कॉम्पिटिटर ने टेक्नोलॉजी बदल दी, मैनेजमेंट ने कैपिटल डिस्ट्रॉय कर दिया, इंडस्ट्री स्ट्रक्चरली बदल गई, तो यह सिर्फ डिस्काउंट नहीं, ये शायद वार्निंग है। अध्याय 9, मार्केट क्रैश को टीचर बनाइए। हर क्रैश आपको मार्केट साइकोलॉजी के बारे में कुछ सिखा सकता है। आप सीख सकते हैं आपने कितना रिस्क लिया था, आपकी वास्तविक रिस्क टॉलरेंस क्या है, कौन सी कंपनीज मजबूत थीं, कौन सी असम्पशंस गलत थीं, आपने पैनिक क्यों किया, किस इंफॉर्मेशन पर आपका बिहेवियर बदला। क्रैश सिर्फ फाइनेंशियल इवेंट नहीं, यह इन्वेस्टर एजुकेशन भी हो सकता है। अध्याय 10, बुल मार्केट का खतरा। हम अक्सर बेयर मार्केट से डरते हैं, लेकिन बुल मार्केट भी डेंजरस हो सकता है। जब सब स्टॉक्स ऊपर जा रहे हों, हर कोई जीनियस लगता है, दोस्त प्रॉफिट बना रहे हैं, सोशल मीडिया स्क्रीनशॉट्स से भर जाता है और इन्वेस्टर सोचता है मैं और एग्रेसिव क्यों ना हो जाऊं। यही फोमो शुरू होता है। अध्याय 11, बुल मार्केट में डिसिप्लिन। बुल मार्केट में रूल ब्रेकर। इन्वेस्टर को भी एक सवाल पूछना चाहिए, क्या बिजनेस वास्तव में उतना ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी है जितना स्टॉक प्राइस।